हेलो जय हिंद साथियों, मैं अनुराग आज आ चुका हूँ आपकी फिजिक्स की दूसरी कॉन्सेप्चुअल क्लास लेके। तो आज का टॉपिक है न्यूटन के गति के समीकरण और सरल रेखा में गति। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को सरल गति भी कहते हैं, सिंपल मोशन भी कहते हैं। तो आपका पिछला जो टॉपिक था वो था आपका वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने आज से डिसाइड किया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है वीडियो देखने में। तो वीडियो अगर कोई भी चैप्टर आपका लंबा होगा तो उसको दूसरे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको वीडियो का पार्ट 2 मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है नीचे और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आपका वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज आपका टॉपिक, न्यूटन की गति के समीकरण एवं सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी चीज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से बात हो रही है एक सीधी रेखा में गति की। एक सीधी रेखा में गति की आपकी बात हो रही है। तो सीधी रेखा की गति को समझने से पहले आपको गति को समझना होगा, मोशन क्या होता है। आपकी विराम, रेस्ट और मोशन, इनमें आपको डिफरेंस समझना होगा। तो गति और विराम में आपको डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको विराम बता देता हूँ। विराम क्या होता है? विराम, रेस्ट। कोई भी अगर वस्तु है आपकी, एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, कोई भी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना होना ही विराम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी वस्तु है, ये वस्तु ए है या कोई व्यक्ति है, ये किसी जगह पर खड़ा है, आपने घड़ी ली, समय देखा t बराबर 0, समय पर भी वस्तु इसी जगह पर है। आपने समय देखा 0 सेकेंड, आपने जब घड़ी चालू करी तब भी व्यक्ति वहीं पर है। आपने समय देखा 1 सेकेंड हो गया, फिर भी वह व्यक्ति वहीं पर है। आपने t बराबर 2 दूसरे सेकंड पर भी देखा तो भी व्यक्ति उसी जगह पर, उसी निश्चित जगह पर अभी भी वहीं पर है। तो इस तरीके की वस्तु विराम में कही जाएगी। इसका मतलब है किसी भी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना होना ही विराम कहलाता है। जिस जगह पर वह है 1 सेकंड पर भी वहीं रहे, 2 सेकंड पर भी वहीं रहे, और अगर वह वस्तु वहीं पर रहे तो ये वस्तु विराम में कही जाएगी। तो आप लिख लीजिएगा, विराम में किसी भी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना होना ही विराम कहलाता है। ठीक है, विराम के बाद समझ लेते हैं आपका मोशन क्या होता है, गति। विराम आपको समझ में आ गया होगा। विराम के बाद समझ लेते हैं गति, मोशन। मोशन, कोई भी वस्तु है, एक निश्चित जगह पर आपने देखा, यहाँ पर एक वस्तु ए है, ठीक है, किसी भी ये सरफेस पे खड़ी है या रखी हुई है ए। जब आपने समय देखा t बराबर 0, तब ये वस्तु यहाँ पर थी। जब आपने दोबारा घड़ी देखी t बराबर 1 सेकंड पर, तब वह वस्तु यहाँ पर आ गई। आपने t बराबर 2 सेकंड पर देखा तब वो वस्तु यहाँ पर आ गई। आपने t बराबर 3 सेकंड पर देखा तब वस्तु यहाँ पर आ गई। तो किसी भी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। कोई भी वस्तु है वह समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहेगी। तो इस तरीके की जो कंडीशन होगी वह गति कहलाएगी, मोशन कहलाएगी। मोशन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए मोशन के बाद आ जाते हैं, आपको समझना होगा सरल रेखा में गति क्या है। सरल रेखा में गति समझने के लिए, जब भी कोई वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करती है तो इस प्रकार का मोशन सरल रेखा में गति कहलाता है। सरल रेखा में गति का एग्जाम्पल है किसी भी बाइक का, किसी भी कार का सड़क पर चलते जाना ही सरल रेखा में गति है।
तो आपको पता होगा गतियों के कई प्रकार होते हैं, जैसे सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और आपका हो गया प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, वृत्तीय गति, किसी वृत्त में गति, सर्कुलर मोशन। तो ये सभी चैप्टर आपको आगे देखने में मिलेंगे। तो आज का टॉपिक है सरल रेखा में गति। जब भी कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश आगे की तरफ बढ़ती रहती है, इस प्रकार का जो मोशन होता है वो आपका सरल रेखा में गति कहलाता है। ठीक है, सरल रेखा में गति के बाद आप सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा एक साथ में। सरल रेखा में गति के बाद आपका आ जाता है दूरी, डिस्टेंस। आपका डिस्टेंस क्या होता है आपको ये समझना होगा, और दूरी और विस्थापन में आपको अंतर भी समझना होगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी वस्तु द्वारा चले गए पथ की, कोई भी वस्तु आपकी सड़क पर यहाँ पे थी, आगे चलकर वो यहाँ पर पहुँच गई, तो ये जो निश्चित दूरी उसने कवर करी है, इसकी जो लंबाई है, ये जो बीच की जो डिस्टेंस है, यही आपकी दूरी कहलाती है, यही आपकी डिस्टेंस कहलाती है। तो इसमें आप लिखेंगे, और दूरी का जो एसआई मात्रक होता है उसे वो मीटर होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। दूरी का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। इसमें आप लिखेंगे किसी भी दो निश्चित बिंदुओं की बीच की जो तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है, उसी को हम डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। आपको दूरी समझ में आ गई होगी। दूरी के बाद आपको समझ लेना है विस्थापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विस्थापन आपको समझना होगा। विस्थापन, दूरी आपको समझ में आ गई होगी। तय किए गए पथ की लंबाई, चाहे वो किसी सर्कुलर पथ में हो, ये यहाँ से कोई वस्तु चली, ये गोलाई पूरी ये तय करते हुए इसकी परिधि पर यहाँ तक आई, तो ये टोटल क्या कही जाएगी? इसकी तय की गई दूरी। ये यहाँ से यहाँ, इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी दूरी। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2πr। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस 2πr मीटर। इस वस्तु द्वारा तय की गई डिस्टेंस हो गई आपकी 2πr मीटर। टोटल जितनी इसने सरकमफ्रेंस पर जितनी डिस्टेंस कवर करी, इसको दूरी कहेंगे। अब आपको समझना है विस्थापन। तो विस्थापन की जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब है किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। दूरी का मतलब है जो टोटल दूरी उसने कवर करी, और विस्थापन का मतलब है जो न्यूनतम दूरी उसने कवर करी, उसे हम विस्थापन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, कोई भी वस्तु यहाँ से यहाँ तक चली तो ये क्या होगी? इसकी दूरी, डिस्टेंस। अब अगर पूछा जाए ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, इसकी परिधि को, आधे वृत्त को इसने कवर किया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई? πr। ठीक है, और इसकी रेडियस है r। इस वृत्त की रेडियस r है। टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर करी πr हो गई। 2πr टोटल होती है, इसकी आधी कर दी तो πr हो गई। ठीक है, ये इसकी हो गई दूरी। अब अगर कहा जाए इसका विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब है न्यूनतम दूरी। कोई भी वस्तु अगर न्यूनतम आपको कवर करना, तो आप ऐसे चल के जाएंगे या आप यहाँ से इसको सीधा चल कर जाएंगे, तो ये आपको कम पड़ेगी, ये आपको ज़्यादा पड़ेगी। जो जो न्यूनतम दूरी आपने कवर करी, ये हो गया आपका विस्थापन। विस्थापन कितना हो गया आपका? r, और ये भी r। विस्थापन आपका हो गया 2r। तो 2r आपका हो गया विस्थापन, और πr हो गया आपका दूरी। पाई की वैल्यू आपको पता होगी 3.14 होती है, तो 3.14 इंटू r हो गई आपकी दूरी, एंड 2 इंटू r आपका हो गया विस्थापन। तो विस्थापन आपको पता होगा न्यूनतम दूरी है, तो इसीलिए ये कम है 2 इंटू r, और दूरी ज़्यादा होती है तो 3.14 इंटू r है। तो विस्थापन का मतलब है किसी भी वस्तु द्वारा दो निश्चित बिंदुओं के बीच में तय की गई न्यूनतम दूरी ही विस्थापन होती है। विस्थापन के बाद आपको समझ लेना है चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। चाल और वेग में अंतर हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। चाल एक अदिश राशि है, वह वेग एक सदिश राशि है। चाल में आपका केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, वह
वेग में आपका मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन दोनों होती है, तो जहाँ पर डायरेक्शन आ जाती है वहाँ पर वो सदिश राशि हो जाती है। तो चाल आपको समझ लेना, चाल क्या होती है, किसी भी वस्तु की चाल, स्पीड, किसी भी वस्तु की जो चाल होती है, आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा आपके 7th या 8th क्लास में, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने ये फॉर्मूला अपने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो किसी भी वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु, ये कोई व्यक्ति है, ये ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक गया, किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित लंबाई को तय करने में जितना समय के साथ जो उसके परिवर्तन आएगा वही उसकी चाल होगी। इसने डी दूरी कवर करी, किसी व्यक्ति ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में डी दूरी कवर करी तथा समय 5 सेकंड का लिया, 5 सेकंड समय लिया व डी मीटर दूरी कवर करी। तो जो इस डिस्टेंस का समय के साथ जो परिवर्तन होगा इसको ही हम इसकी चाल कहेंगे। तो दूरी डी बटे 5 सेकंड, डी मीटर। तो चाल का एसआई मात्रक क्या आपका आ गया, एसआई यूनिट, चाल की जो एसआई यूनिट आ गई वो मीटर प्रति सेकंड। अगर अब आपको चाल की विमा निकालनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो चाल की डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपका आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको निकालने के लिए बताया था, जो इसका यूनिट मात्रक निकल के आएगा, तो मात्रक में इसके जो सिंबल हैं उनको पुट करना है। तो मीटर का जो सिंबल होता है लंबाई का एल होता है आपका, ठीक है, और समय को, सेकंड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल अपॉन टी। टी को जब ऊपर लाएंगे तो -1 घात आ जाएगी, इनवर्स हो जाएगा, तो एल टी -1 आपकी इसकी विमा आ जाएगी। चाल की विमा आपकी हो गई एल टी -1। ये सब नोट कर लीजिएगा आप। चाल के बाद आपको समझना है वेग। चाल के बाद आपको वेग समझ लेना है। तो वेग में मैंने आपको बताया था दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। चाल में आपसे कहा जाएगा कोई भी वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, लेकिन ये नहीं पता है किधर जा रही है। और वेग में आपको पता होगा कोई भी वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो दिशा का जहाँ पर ज्ञान होता है वो सदिश राशि होती है, वह वेग एक सदिश राशि है। वेग को वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में। वेग व चाल के एसआई यूनिट व डायमेंशन सेम रहती है। वेग का भी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड व डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 रहता है। वेलोसिटी का भी मतलब है कोई भी वस्तु द्वारा निश्चित लंबाई को तय करने में, निश्चित दूरी को तय करने में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसका समय के साथ जो परिवर्तन होगा वही वेलोसिटी कहलाता है। अब वेलोसिटी के 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक व ऊर्ध्व घटक। अब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक आपको समझना है। क्षैतिज घटक को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व ऊर्ध्व घटक को आपको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो क्षैतिज जो घटक इसका होता है, एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा, कोई भी एरोप्लेन है तो सबसे पहले उसने क्या किया, एरोप्लेन जब रनवे पे चलना स्टार्ट हुआ तो उसने जो रनवे पे, यहाँ से कोई एरोप्लेन चल के गया रनवे पर, ठीक है, तो उसने पहले रनवे पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। इसके बाद वो यहाँ से हवा में उड़ गया, ठीक है। तो जो नीचे इसने रनवे पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ये हो गया इसका क्षैतिज घटक, और जो इसने उड़ने के बाद डिस्टेंस कवर करी ये आपका हो गया ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक से मतलब ऊंचाई में हवा में जितनी डिस्टेंस कवर करी वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और जो नीचे सरफेस पे क्षैतिज में जो डिस्टेंस कवर करी
वह आपका क्षैतिज घटक हो गया। तो किसी भी वस्तु का जो क्षैतिज घटक होता है, वेग का जो क्षैतिज घटक होता है, उसे ux से रिप्रेजेंट करते हैं और ux बराबर आपका u cos थीटा होता है। नोट कर लेनी ये चीज आपको। और जो वेग का ऊर्ध्व घटक होता है, इसे uy से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे इसका जो वैल्यू होती है u sin थीटा होती है। तो ऊर्ध्व घटक का मतलब है ऊंचाई में तय करी गई दूरी, और क्षैतिज घटक का मतलब है नीचे भूमि पर सरफेस पर तय करी गई दूरी। तो क्षैतिज जहाँ पर आ जाए वहाँ से आपको सरफेस पर समझना है, और ऊर्ध्व जहाँ पर शब्द यूज हो जाए वहाँ से आपको ऊंचाई को समझ लेना है। ये चीज़ आपकी क्लियर होने के बाद आपको पता होना चाहिए औसत वेग निकालना, औसत चाल आपको निकालना ज्ञात होना चाहिए। कभी कभी सीधा सिंपल सा एक सूत्र पर आपको, इसी सूत्र पर एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाता है। औसत वेग निकालने का आपसे कहा जाए कि कोई भी वस्तु ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा व बी से सी तक की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो इसका जो एवरेज टाइम, औसत समय रहा वो कितना रहा, औसत वेग जो इसका हुआ कितना हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस अलग अलग है, वाह आपको यहाँ पर समय भी दिया होगा। ए से बी तक की दूरी इसने टी समय में, व बी से सी तक की दूरी भी इसने टी समय में। डिस्टेंस आपने यहाँ पे देखा अलग अलग है, ए से बी तक की दूरी ज़्यादा व बी से सी तक की दूरी यहाँ पर भी उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया आपको औसत वेग कितना रहा, एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। यहाँ पर आपने देखा समय दोनों जगह समान, दोनों दूरियों को कवर करने में समय समान है, वेग अलग अलग है। तो जब समय समान होगा तब आपका फॉर्मूला रहेगा एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका v1 प्लस v2/2। जब आपका समय समान है, दोनों दूरियों को कवर करने में दूरियां अलग अलग हैं, कोई दूरी ज़्यादा है कोई दूरी कम है, लेकिन आपका समय समान है, समय समान है। ठीक है, तब आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v1 प्लस v2/2 एवरेज वेलोसिटी, जिसको va से भी इसको डिनोट करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कोई भी वस्तु a से b तक की दूरी t1 समय में, ठीक है, और b से a तक की दूरी या सेम दूरी d दूरी को, a से b तक की दूरी d को और b से c तक की दूरी भी d है, इसको t2 समय में तय करती है। तो यहाँ पर v1 इसकी चाल थी, यहाँ पर इसकी v2 चाल होगी। अब यहाँ पर आपने देखा समय दोनों दूरियों को कवर करने में अलग अलग लगा है और डिस्टेंस जो दोनों की है वह समान है, दूरी समान है। इस तरीके से भी सवाल होता है किसी वस्तु को a से b तक जाने में व b से a तक आने में, जाने में t1 समय व आने में t2 समय लगा, तो दूरी सेम रही, समय अलग अलग हो गया आपका। तो जहाँ पर समय अलग अलग हो जाए व दूरी समान रहे, वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी va का फॉर्मूला होता है ट्वाइस v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। ये दोनों फार्मूले आपको तैयार कर लेने बिल्कुल अच्छी तरीके से। कभी कभी आपको इन्हीं सूत्रों पे डायरेक्ट सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। औसत वेग आपको समझ में आ गया होगा, वेग समझ में आ गया होगा। अब वेग के बाद आपका आ जाता है त्वरण। वेग के बाद आपका त्वरण आ जाता है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसका आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर वीडियो का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है
और आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो वेग के बाद आपका आ जाता है त्वरण, एक्सेलरेशन। आज आपको मैं सरल गति में बता देता हूं, अगला वीडियो आपको गति के समीकरण पर मिल जाएगा। एक्सेलरेशन। अब आपको त्वरण समझ लेना, त्वरण क्या होता है। तो एक्सेलरेशन में आपका क्या आ गया, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर से आप समझ लीजिएगा एग्जाम्पल से, जब कोई भी वस्तु है, कोई आपकी बाइक है, आप बाइक में क्या करते हैं, एक्सेलरेटर आपका होता है, उसको आप बढ़ाते चले जाते हैं एक्सेलरेटर को, तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो किसी भी वस्तु का समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन आना ही त्वरण है। मतलब आपने कोई भी बाइक आपकी है, आपने t बराबर 0 समय पर जब वो स्टार्ट करी तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाया, t बराबर 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आपने थोड़ा सा और उसका एक्सीलेटर बढ़ा दिया, t बराबर 2 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से आप एक्सीलेटर बढ़ाते रहे, t बराबर 3 समय पर उसकी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो समय के साथ उसके वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है वही एक्सेलरेटर है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो एक्सेलरेशन को ए से हम डिनोट करते हैं, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, और वेग में परिवर्तन को डेल्टा वी। अगर किसी भी चीज़ में परिवर्तन आपका दर्शाया जाएगा तो उसके आगे डेल्टा लगा दिया जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेग में परिवर्तन आपका समय के परिवर्तन के साथ, समय बदलता गया आपका वेग बदलता गया। तो वेग अगर बढ़ता जा रहा है तो एक्सेलरेशन आपका आ रहा है, उसमें त्वरण आ रहा है आपकी स्पीड में। यहाँ अगर आपने क्या किया, इतना एक्सेलरेट कर दिया उसको, 0 से t बराबर 1 सेकंड पे 10 हो गया, फिर आपने t बराबर 2 पे देखा फिर भी 10, t बराबर 3 पे भी देखा तो भी 10। अगर आपने उसको नहीं एक्सेलरेट किया, उसकी स्पीड नहीं बढ़ाई, तो उसमें कोई भी त्वरण नहीं आया। तो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1। अगर कोई निश्चित समय में आपने देखा डेल्टा वी को v2 माइनस v1 व डेल्टा t को t2 माइनस t1, आपने एक समय अंतराल t बराबर 3 से t बराबर 2 के बीच में अगर आपने कैलकुलेशन करी तो इसमें समय कितना लगा, 1 सेकंड, 3 माइनस 2 1 सेकंड लगा, और स्पीड में चेंज कितना आ गया आपका, 60 में से 20 आपने घटा दिया, v2 माइनस v1 तो 40। तो t बराबर 3, 2 से t बराबर 3 के बीच में कितना त्वरण आया, 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। अब आपको त्वरण की SI यूनिट आपको निकाल लेना है। त्वरण का SI यूनिट कैसे निकालेंगे आप, मैंने बताया था जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या डी वी बाई डी टी। इसमें आपको देखना वेग, सबसे पहले आपकी क्या है यहाँ पर वेग, और वेग का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर नीचे भी आपका एक समय दिया गया है, समय का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यहीं पे नीचे मल्टीप्लाई में आ गया आपका सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड हो गया आपका सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की SI यूनिट आ गई आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेना है, इसकी विमा निकाल लेनी है। विमा निकालने के लिए आपको क्या करना है, यूनिट जो निकल के आई इसमें इसके जो जिससे डिनोट करते हैं, जो मैंने आपको सिंबल बताए थे वो पुट कर देने हैं। तो यहाँ पर जो मीटर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो इसका आया है, लंबाई का जो, लंबाई को मैंने बताया था आपकी मूल राशि है, लंबाई का L से डिनोट करते हैं और समय को T से, और समय पर कितनी घात है यहाँ पर 2, तो L अपॉन टी स्क्वायर आ गया। जब आप T को ऊपर लाएंगे तो LT की पावर -2, LT की पावर -2 आपकी त्वरण की विमा आ गई। तो समय के साथ किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन वही आपका त्वरण कहलाता है। त्वरण के बाद आपको मंदन भी समझ लेना, रिटार्डेशन। त्वरण के बाद आपको मंदन समझ लेना है, रिटार्डेशन। तो मंदन आपका क्या होता है, मंदन भी एक प्रकार का आपका त्वरण ही है, रिटार्डेशन। मंदन को इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। मंदन को इंग्लिश में रिटार्डेशन कहते हैं। जिस तरीके से आपने किसी भी वस्तु की स्पीड बढ़ाई, स्पीड उसी तरीके से स्पीड को कम करना ही आपका रिटार्डेशन है। बाइक की आपने एक्सेलेरेटर बढ़ाते चले गए,
टी बराबर 0 सेकंड पे मैंने बताया था 10 थी स्पीड, टी बराबर 1 सेकंड पर आपकी 20 होगी। जिस तरीके से आप स्पीड बढ़ाते चले गए, जितना आपकी स्पीड में परिवर्तन आता चला गया समय के साथ, वह आपका एक्सेलरेशन था। और रिटार्डेशन में आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे चल रही थी, आपने थोड़ा सा उसको स्लो किया एक्सेलरेटर को, तो आपकी टी बराबर 2 सेकंड पर वो 40 की स्पीड पे आ गई। टी बराबर 3 सेकंड की स्पीड पर आपकी वो 30 की स्पीड पर आ गई। तो जिस परिवर्तन के साथ वह कम होती चली गई, वही आपका रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन को -a से डिनोट करते हैं, जहां पर त्वरण को जो फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, केवल माइनस का चिन्ह आपका आ जाता है, इसमें माइनस का सिंबल आपका ऐड हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा -ΔV/ΔT। समय के साथ वस्तु के वेग में जो कमी आ रही है, वही आपका रिटार्डेशन, वही आपका मंदन है। किसी बाइक की स्पीड कम होती चली गई, यही आपका रिटार्डेशन है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपके न्यूटन के गति के समीकरण बताऊंगा और बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा, जो आपके हर चैप्टर में आगे यूज होने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अच्छे से। अगर आप लाइक और डिसलाइक ये सब आते रहेंगे तो मैं मोटिवेट होता रहूँगा, आगे से आगे वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।